तो चलें आज काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की गणना को समझते हैं, वो भी एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये काई स्क्वायर टेस्ट है क्या भला, फिर इसके जो दो सबसे अहम हिस्से हैं उनको समझेंगे। इसके बाद 5 एकदम सिंपल स्टेप्स में इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है ये जानेंगे, और आखिर में जो भी नतीजा निकलेगा उसका मतलब कैसे निकालना है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये काई स्क्वायर टेस्ट है क्या और इसका मकसद क्या है? अब इसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या किसी ड्राइवर के जेंडर और स्टॉप साइन पर उनके रुकने के तरीके में कोई असली कनेक्शन है, या फिर जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो बस यूं ही हैं, एक इत्तेफाक? काई स्क्वायर टेस्ट असल में इसी तरह के सवालों का जवाब देने वाला एक टूल है। ये एक तरह का जासूस है जो दो चीज़ों की तुलना करता है। पहली, जो हमने अपनी आंखों से देखा यानी हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा, और दूसरी, हम क्या उम्मीद करते अगर सब कुछ सिर्फ किस्मत का खेल होता यानी एक्सपेक्टेड डेटा। और ये है वो मास्टर फॉर्मूला जो हमारी पूरी कहानी का हीरो है। अब देखिए, देखने में ये शायद थोड़ा डरावना लगे, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे इतने आसान टुकड़ों में तोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले के दो सबसे जरूरी किरदारों से मिलते हैं, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो स्क्रीन पर जो टेबल है ये है हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा। इसे हम FO भी कहते हैं। ये वो असल नंबर हैं जो स्टडी में गिने गए, मतलब असल में कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने गाड़ी को पूरी तरह रोका, या बस धीरे करके निकल गए, या फिर रुके ही नहीं। अब आते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम FE कहते हैं। ये थोड़ा सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। ये वो नंबर है जिनकी हम उम्मीद करते अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सच होती। अब ये नल हाइपोथेसिस क्या है? ये बस एक फैंसी नाम है इस आइडिया का कि दोनों चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर जेंडर और ड्राइविंग के तरीके में बिल्कुल कोई भी रिश्ता नहीं होता तो आंकड़े कैसे होते? तो सवाल यह है कि हम इसे निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। किसी भी एक खाने की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम उस खाने की पूरी रो के टोटल को उसके पूरे कॉलम के टोटल से गुणा करते हैं, और फिर जो भी जवाब आता है उसे ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देते हैं। बस इससे हमें वो जादुई नंबर मिल जाता है जो बताता कि अगर सब कुछ रैंडम होता तो क्या होता। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास FO यानी असलियत भी है, और FE यानी उम्मीद को कैलकुलेट करने का तरीका भी है। तो अब देर किस बात की, चलिए असली गणना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सलीके से होने वाला प्रोसेस है। याद है वो बड़ा सा फॉर्मूला? हम उसे इन 5 छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देंगे। ऐसा सोचिए कि हम एक टेबल बना रहे हैं और हमें बस एक के बाद एक ये 5 कॉलम भरने हैं। बस इतना ही करना है। और ये देखिए, यहाँ ये प्रोसेस एक्शन में है। पहला कॉलम FO, ये तो हमारा दिया हुआ डेटा है। दूसरा कॉलम FE, ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। तीसरे कॉलम में हमने बस FO में से FE को घटाया। चौथे में जो भी अंतर आया उसका स्क्वायर कर दिया। और हाँ, सबसे आखिरी 5वें कॉलम में उस स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी FE से डिवाइड कर दिया। हर रो के लिए यही करना है। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, जब हम उस आखिरी कॉलम की सारी वैल्यूज को जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है हमारी फाइनल काई स्क्वायर वैल्यू 0.0952। ये एक अकेली संख्या है जो असल में देखे गए डेटा और हमारी उम्मीद के बीच के पूरे अंतर को दिखाती है। लेकिन रुकिए, 0.0952 इस नंबर का क्या मतलब है? अपने आप में तो ये बस एक नंबर है। ये बड़ा है या छोटा, इसका फैसला करने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या DF सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस हमें ये बताता है कि हमारे डेटा के अंदर कितनी आज़ादी या चॉइस है, और इसका काम ये है कि ये हमें सही स्टैंडर्ड वैल्यू चुनने में मदद करता है जिससे हम अपने नतीजे की तुलना कर सकें। और अच्छी बात यह है कि इसे कैलकुलेट करना बच्चों का खेल है। फॉर्मूला है, रो की संख्या -1 को कॉलम की संख्या -1 से गुणा कर दो। तो हमारे उदाहरण में 3 रो और 2 कॉलम थे, तो 3 - 1 गुणा 2 - 1 हुआ 2। तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 2। तो लीजिए, अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारे पास हमारी काई स्क्वायर वैल्यू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, अब बस फैसला सुनाना बाकी है। अब होता यह है कि हम अपनी मेहनत से निकाली गई वैल्यू, जो कि 0.0952 है, उसकी तुलना एक क्रिटिकल वैल्यू से करते हैं।
ये क्रिटिकल वैल्यू हमें स्टैटिस्टिक्स की बनी बनाई टेबल से मिल जाती है। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ये वैल्यू है 5.99। आप इसे एक तरह से पासिंग मार्क्स समझ सकते हैं। तो नियम क्या है? नियम एकदम सीधा है। अगर हमारी कैलकुलेट की हुई वैल्यू उस क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी वो इतना बड़ा नहीं है कि हम उसे गंभीरता से लें। और इसी नियम के आधार पर हमारा आखिरी फैसला ये है, क्योंकि 0.0952 5.99 से बहुत बहुत कम है, हम उस नल हाइपोथेसिस को खारिज नहीं कर सकते। याद है वो क्या थी? कि दोनों चीज़ों में कोई रिश्ता नहीं है, सब संयोग है। तो आसान भाषा में कहें तो हमारे डेटा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर और ड्राइविंग के तरीके में कोई असली मजबूत संबंध है। जो छोटा मोटा फर्क हमें दिखा वो शायद बस इत्तेफाक था। तो अब जब ये पावरफुल टूल आपकी समझ में आ गया है, तो 1 मिनट सोचिए, आपकी अपनी दुनिया में, चाहे वो लोगों की खरीदारी की आदतें हों या समाज में चल रहे कोई ट्रेंड्स, ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? सोचने बैठेंगे तो संभावना ही संभावनाएं हैं।